नमस्कार दोस्तों। काचा कलवा के बारे में जानते हैं आप? ये एक ऐसी शैतानी शक्ति होती है जिसे कोई किसी के पास भेजता है, और काचा कलवा किसी के पास आ गया, चाहे फिर वो कोई भी मकसद हो, काचा कलवा पूरा करके ही लौटता है। फिर कितनी भी ताकत आप लगा दो, काचा कलवा से नहीं बच पाओगे। वो एक ही चीज़ करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, जब तक उसका वो जो मकसद था वो पूरा नहीं हो जाता। अब काचा कलवा होता क्या है? कहा जाता है कि 1 से लेकर 5 साल तक के लड़के की जब मृत्यु होती है तो अपने हिंदू धर्म में क्या होता है कि उसका देह संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार नहीं होता है, उसको मतलब अग्नि नहीं दी जाती है, उसको दफनाया जाता है। तो बहुत सारे तंत्र साधक ऐसी काली शक्तियों को साधने वाले ऐसी जगहों पर नज़र गाड़ कर रखते हैं जिन जगहों पर नॉर्मली ऐसे बच्चों के मृत शरीर को दफनाने के लिए लाया जाता है। अब कोई देख लिया कि इस बच्चे को यहाँ पर दफनाया गया है, वो तंत्र साधक, वो काली शक्तियों को साधने वाला तांत्रिक वहाँ पर आएगा रात के समय, उस जगह को खोदेगा, बच्चे को ले जाएगा, घर पे ले जाके उसे पूरी तरीके से पवित्र करेगा, नहलाएगा, धुलाएगा, साफ करेगा, बिल्कुल नए जोड़ी कपड़े पहनाएगा। फिर अपनी काली शक्तियों की मदद से कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ ऐसी साधनाएं होती, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, उनकी मदद से उस बच्चे के अंदर जान फूंकने की कोशिश करेगा। कुछ देर तक या फिर ये कह लो कुछ घंटों तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, और लिटरली उसकी इस साधना में ताकत होगी और सब कुछ अच्छे से हो रहा होगा ना, तो उस बच्चे के उस मृत शरीर में हलचल हो जाएगी, यानी उस मृत शरीर में वापस से जान आ जाएगी, वो बच्चा वापस से जिंदा हो जाएगा। लेकिन वापस से जिंदा हुआ ये बच्चा अब पहले वाला बच्चा नहीं रहेगा, ये एक मामूली इंसान नहीं रहेगा, ये बन चुका होगा काचा कलवा। और फिर इसके अंदर कहा जाता है कि ऐसी शक्ति आ जाती है, काली ताकतों की वजह से ऐसी शक्ति आ जाती है जिनकी मदद से ये किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। असामान्य, जो इंसान सोच भी नहीं सकते, वो असामान्य काम ये बार बार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे चुटकी में आसानी से आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे वो काम ये कर सकते हैं। और इनके कोई भी काम सीधे नहीं होते हैं, और ज़्यादातर टाइम पे इनको मारण क्रिया करने के लिए ही किसी के ऊपर छोड़ा जाता है। ऐसे जो काली शक्तियों को साधने वाले तांत्रिक होते हैं ना, वो ऐसे कई काचा कलवा अपने पास कैद रखते हैं। अब ज़रूरत पड़ती है उनको, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमको ये करना है किसी का, हमको किसी का ऐसा कुछ बिगाड़ना है, हमको ये हासिल करना है। तो फिर ऐसे तांत्रिक जो होते हैं काचा कलवा भेजने के बदले उनसे कुछ मोटी रकम या फिर कुछ खतरनाक चीज़ की डिमांड करते हैं। वो डिमांड भी ऐसी रहेगी जिससे वो बाबा को ही फ़ायदा होने वाला है। बाबा इन लोगों के लिए कहना सही है कि नहीं है मालूम नहीं, लेकिन ये साधक कह सकते हैं इनको। वो साधक फिर वो जो चीज़ मिली है काचा कलवा के बदले, उसका फिर और गलत चीज़ में उपयोग करेंगे और सामने वाले इंसान को काचा कलवा दे देंगे, जा बेटा तू ये काम कर इन लोगों का, ये भी अपने ही लोग हैं। ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये सब कुछ बड़े ख़तरनाक तरीके से होता है। लिटरली कहा जाता है कि इसकी जो साधना भी होती है ना, ये नॉर्मल नहीं होती है। कहा जाता है कि इसकी साधना करते वक्त अगर साधक, ऐसा काली विद्याओं का तांत्रिक, थोड़ी सी भी गलती करते तो काचा कलवा इसी को निपटा देगा, और इस तरीके से निपटाएगा कि घोट घोट कर मारेगा। मारना अलग होता है और घोट घोट कर मारना अलग होता है। घोट घोट कर मारना मतलब उसके ऐसे पीछे पड़ेगा कि वो जो आदमी ना वो खुद ही बोलेगा कि मेरी जान ले ले, लेकिन ऐसी सिचुएशन मेरे सामने मत लेकर आ, मतलब हराम कर देगा उसकी ज़िंदगी। आज की ये जो घटना है ऐसे ही काचा कलवा के साथ मुंबई में रहने वाले एक परिवार के साथ घटी। क्या कुछ हुआ उन लोगों के साथ, आइए अब जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो इस स्टोरी को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में और काफ़ी साल पहले जाना होगा, तभी हम स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। ये माधव नाम का लड़का जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, उसकी दादी
एक टाइम पर जब उनकी शादी हुई थी तो वो अपने गांव में रहा करती थी, अपने गांव में रह रही थी, सास ससुर का ध्यान रख रही थी और अपना भी ध्यान रखती थी। और जो उनके पति थे यानी कि दादाजी, वो मुंबई में जॉब किया करते थे, ऐसा वाला चल रहा था। लेकिन जब कुछ टाइम हो जाते हैं, उनकी शादी को कुछ साल हो जाते हैं, तो जो दादाजी थे माधव के, वो दादी को क्या बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मुंबई चल लो, मुझे बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर खाना रहना बनाना सब कुछ करना और खुद जॉब भी जाना, टिफ़िन भी पैक करना, तो मेरा हो नहीं रहा है। अगर तुम साथ में चलोगी तो दोनों साथ में अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। तो दादाजी अपने फैमिली वालों से बात करते हैं, अपने माँ बाप से, और बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को लेके जाना चाहता हूँ। पहले तो जो दादी की सास थी वो सोचती हैं कि ऐसे कैसे हम बड़े शहर में छोड़ दें, लेकिन दादाजी जब बोल दिए थे, उनका जॉब था, तो घर वालों को छोड़ना ही पड़ता है। दादा और दादी दोनों मुंबई में आके शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिताने लगते हैं। दादी पूरे टाइम काम करती थी, खाना बनाती थी, नीचे सब्जियाँ लेके आती थी। दादाजी वो सब चीज़ें खाते पीते थे, रहते थे, अपना जॉब जाते थे। दादी को कभी कभी घुमाने के लिए लेके जाते थे, मरीन ड्राइव कभी लेके चले गए, कभी जुहू बीच लेके चले गए। अच्छी खासी सुंदर इनकी ज़िंदगी कट रही थी। दादाजी ने घाटकोपर जो है मुंबई में, घाटकोपर, वहाँ पर एक फ्लैट भी ले लिया। अब दादाजी के बच्चे भी पैदा हो गए, उनके बेटे, और इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही है। लेकिन एक साल उनके गांव में कुछ पूजा रखा गया था उनके घर पे, तो दादा और दादी अपने बच्चों को लेके अपने गांव जाते हैं। उस टाइम पे दादा दादी यंग ही थे क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे थे। तो ये लोग, आज से काफ़ी साल पहले की बात हो गई, तो ये लोग अपने गांव जाते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी पूरा दादी कर रही हैं, कैसे अपने सास के साथ मिलके पूरियाँ बना रही हैं, खीर बना रही हैं, हलवा बना रही हैं, और चनामृत जो प्रसाद होता है वो बना रही हैं, चूरन बना रही हैं, सब कुछ जो भी प्रसाद की चीज़ें होती हैं सब आराम से बैठ के बना रही हैं। और उस टाइम पर कोई तो फेस्टिवल था जिसकी वजह से गांव के और उनके आसपास के और भी लोग पूजा पाठ कर रहे थे। कोई तो फेस्टिवल था, शायद माता रानी को चढ़ाने वाला एक फेस्टिवल होता है जिसमें खाना बनाते हैं माता रानी के मंदिर के पास, उनको चढ़ाते हैं, और जो नहीं बना पाते हैं वो घर से ले जाकर चढ़ाते हैं, ऐसा वाला चलता है। तो ये लोग भी अपने घर पे बना रहे थे। तभी ये लोग बना ही रहे थे कि उनके पड़ोस की, दादी के पड़ोस की एक औरत उनके पास आती है, सफ़ेद बर्फ़ी और पूरी और हलवा लेके, बोलती है ये लो प्रसाद खा लो। तो दादी बोलती हैं कि नहीं नहीं, अभी थोड़ी खा सकती हूँ, तो मैं प्रसाद बना के अभी अभी हुआ है, अभी तो मुझे चढ़ाने जाना है, सब कुछ करना है। तो बोलती है कुछ नहीं होता है, सुबह से भूखी हो क्या तुम? दादी बोलती है नहीं भूखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं काम वाम में बिजी हूँ, बच्चों बच्चों को खिलाना पिलाना, भूखी तो नहीं हूँ, उपवास सास ने रखी है, मैं नहीं रखी हूँ, दादी ऐसा बोलती हैं। वो पड़ोस की औरत इनकी शायद जेठानी लगने वाली थी, पड़ोस की थी। वो बोलती है लो ना, खा लो ना, अब तुम ऐसा करोगे, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, बोल रही हूँ प्रसाद खा लो, मेरे घर का प्रसाद मतलब नहीं खाओगी तुम, तो ठीक है तुम्हारे घर का भी कुछ भी आएगा तो हम लोग नहीं खाएंगे। अब दादी को लगता है कि यार उनको बुरा लग रहा है, अच्छा ठीक है दीजिए खा लेती हूँ। उनके पास से एक लेती हैं पूरी हाथ में और बर्फ़ी, और ऐसे ही खा लेती हैं। बोलती हैं बाकी का प्रसाद दे दीजिए, मैं बाकी लोगों को खिला दूँगी। वो बोलती है, जो पड़ोस की औरत थी, नहीं नहीं उनको तो मैं खिला दूँगी बाद में लाके, टेंशन मत लो। ये बोलती है दे दीजिए मैं रख लेती हूँ। तो बोलती है वो कि ठीक है मैं रख दूँगी, टेंशन मतलब किचन में रखना ना, किचन में रख दूँगी। वो औरत किचन में शायद रखती है और चली जाती है। जब दादी का काम वाम होता है पूरा, उसके बाद किचन में जाते हैं कि बच्चों को प्रसाद खिला दूं। पड़ोस की जो है मेरी जेठानी, वो लाके दी थी। बच्चों को प्रसाद खिलाने जाने के लिए सोचती है तो क्या पाती है कि वहाँ पे प्रसाद है ही नहीं, मतलब प्रसाद रखे गई नहीं है। वो सोचती है प्रसाद क्यों नहीं रखी, प्रसाद तो लेके आई थी थाली में, मुझे भी एक पूरी और बर्फ़ी खिलाई, तो फिर बाकी प्रसाद रख के क्यों नहीं गई। वो सोचती है कोई बात नहीं, शायद अपने हाथ से ले जाकर सबको खिला दी होगी, कोई बात नहीं जाने दो। वो अपने काम में लग जाती है दादी, और उसके बाद माता के मंदिर जाती हैं, काली माता के मंदिर, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और घर आते हैं। कुछ दिन तक दादा दादी वहाँ पे रहते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को लेके वापस से मुंबई घाटकोपर वापस आ जाते हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जैसे ही दादी गांव से आई थी ना, वैसे ही दादी को एक प्रॉब्लम लग गई थी। हर 2-3 दिन के अंदर उनको लूज मोशन होने लगा था, हर 2-3 दिन के अंदर बार बार उनको लूज मोशन हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, मेडिकल से दवाई लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स को, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा है। सब लोग परेशान है, दादाजी परेशान कि आराम क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब कुछ करते करते अब एक टाइम पे ऐसा था कि इग्नोर कर दिए,
कि ठीक है तो हर 2-4 दिन में होना ही है, अब क्या करें, दवाई खाती है ठीक होती है, फिर 2-4 दिन में होता है, जाने दो कोई बात नहीं। चेक वेक करवाए थे, कुछ निकला नहीं था, तो ये लोग छोड़ दिए। अब धीरे धीरे करते करते दादी की उम्र भी बढ़ गई, उनका लड़का भी बड़ा हो गया, लड़की की शादी भी हो गई, और लड़के की शादी होने के बाद माधव भी पैदा हो गया। अब ज़िंदगी आती है सीधे इनकी 2025 में, यानी कि अभी के कुछ महीने पहले। दादी की तबीयत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, बहुत भयंकर तरह से। वैसे ही लूज मोशन वाली प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब तो दवाई से भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अलग अलग जगह पे दिखा रहे हैं, अब मेडिकल से पापा दवाई लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ आराम नहीं मिल रहा है, एकदम परेशान सबके सब। ये जो दादी थी वो बोलती है जाने दो बेटा, कुछ नहीं होता, अब ज़िंदगी भर से तो झेलते झेलते आ गई, अब कुछ साल ज़िंदगी के और ऐसे बचे हैं, झेल लेंगे, क्या करना है, जाने दो। लेकिन जो पापा थे पता लगाते हैं, माधव के पापा, कि कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाए, तो सायन में, मुंबई में सायन नाम की जगह है, वहाँ पर एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है। वो डॉक्टर के पास दादी को लेके जाते हैं, वो डॉक्टर दवाई ववाई देता है, तो कुछ दिन तक आराम था, वापस से फिर बीमारी बढ़ गई, वापस से डॉक्टर के पास लेके गए, वापस से थोड़ा आराम हुआ, फिर से बीमारी बढ़ गई। ये समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो करें क्या। एक दिन डॉक्टर बोलते हैं कि इनका चेकअप ढंग से करते हैं, मैं रिपोर्ट निकलवाता हूँ, और ये ब्लड चेकअप और जो भी जांच करना है सब कर लेते हैं। तो ये लोग लेके जाते हैं दादी को, और जब डॉक्टर चेकअप करते हैं और जब उनका रिपोर्ट आता है तो क्या पता चलता है कि उनको HIV हो गया है। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा। सब एकदम परेशान हो गए, सबका दिमाग ख़राब कि दादी की इतनी ज़्यादा उम्र है और उस बीमारी से इतनी आसानी से कोई बचता नहीं है, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी, हर टाइम बेचारे बीमार रहते हैं, और ऐसे टाइम पे उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई। बहुत परेशान सबके सब, देखे जा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बीचों बीच जो दादी पहले हरकतें करती थी ना, वो हरकतें उनकी बढ़ गई। कैसी हरकतें कि मतलब वो कभी भी सोई रहेंगी रात के टाइम में और दिन के टाइम में कभी भी, और अचानक से चिल्लाते हुए डांटते हुए उठेंगी, क्या है रे, तुम दोनों क्यों खड़े हो वहाँ पे, क्या कर रहे हो, जाओ वहाँ से, क्या करो, यहाँ पे क्यों खड़े हो तुम दोनों। किसी को भी मतलब ऐसे हवा में, हाँ, हवा और में बोलती थी। ऐसे ही कहीं पर भी है सामने देख के। जब पूछने जाते थे माधव, उसके मम्मी पापा कोई भी, तो बोलते थे देखो ना वो 2 लड़के वहाँ पे खड़े हैं, परेशान करके रख दिए हैं, पता नहीं किसके लड़के हैं, वो वहीं पे खड़े रहते हैं जब देखो तब, और घूरते रहते जैसे खा जाएंगे मेरे को आंखों से, उनकी आंखें भी काली काली से दिखाई दे रही है, ऐसे बोलती थी। सबको लगता था कि हो सकता है उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए उनका दिमाग ख़राब हो गया होगा, जाने दो कोई बात नहीं, वो ऐसी बीमार रहती हैं बेचारी। ये सब कुछ करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अचानक से दादी कांपने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो मेरे साथ, क्यों 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 मेरे को परेशान कर रहे हो, जाओ यहाँ से। पापा को लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, भले ही दादाजी ने ये सब नॉर्मल सोच के, नॉर्मल समझ के छोड़ दिए थे, दादाजी ने इतना ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन माधव के पापा क्या सोचते हैं कि मैं बात करता हूँ किसी से। इनके ही गांव में एक चाचा लगते थे इसके माधव के, जिनको झाड़ फूक का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। उनको फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि क्या क्या हो रहा है। चाचा जी बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, मैं 5 लोगों को लेके, पूजा पाठ करने वाले लोगों को वहाँ पर मुंबई में आता हूँ, वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो 5 लोगों को चाचा जी दूसरे दिन ही ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के मुंबई लेके आ जाते हैं। मुंबई लेके आते हैं, दादी को देखते से ही वो लोग क्या बोल देते हैं, जो बाबा लोग आए थे वो, कि इसके पीछे ये जो आत्माएं पड़ी हैं अभी से नहीं पड़ी हैं, बहुत साल बीत गए, काफ़ी साल ये उनसे लड़ रही है। अगर ये उनसे नहीं लड़ती तो शायद वो इसको कब का लेके चले गए होते। बहुत लड़ रही है, बहुत स्ट्रांग है ये अंदर से, क्योंकि वो जो आत्माएं हैं ना वो भेजी गई हैं, और जब तक इसके जान को ले नहीं लेंगी तब तक वो छोड़ेंगी नहीं, ऐसा बाबा लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं माधव पापा कि आप लोग कुछ करो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, कौन आत्मा है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी लोग झाड़ फूक करते हैं, बोलते हैं कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन खाक ठीक हुआ कुछ दिन में, उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी, उनकी बीमारी और बढ़ गई, उनका चिल्लाना, पजेस जैसे हरकत करना, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब पापा सोचते हैं कि यहीं पर मुंबई में आसपास में किसी से बात करना पड़ेगा, कुछ पता लगाना पड़ेगा। तो चाचा जो थे ना, जो गांव से लेके आए थे 5 बाबा लोगों को, उनके ही पहचान में एक बाबा थे जो कि मुंबई में रहते थे।
वो बाबा से बात होती है और वो बाबा जी इनके घर पे एक दिन आते हैं शाम के टाइम में। शाम के 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा था। वो बाबा जी घर पे आते हैं और घर पे आते से ही बोल देते हैं कि इसके शरीर पे 2 आत्माएं कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं और ये बहुत साल पहले से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। दादी को? हाँ, बहुत साल से, जब ये जवान हुआ करती थी। अच्छा। इसको किसी ने मिठाई और कुछ खाने के साथ कुछ तो मिला के खिलाया है, ऐसा वो बाबा जी बोलते हैं। तो माधव पापा पूछते हैं अपनी माँ से, माँ ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप बताओ, ऐसा कुछ हुआ है? आपको किसी ने कुछ खिलाया है? तो दादी याद करते हुए बोलती है, हाँ हाँ, खिलाया था। मेरी पड़ोस जो जेठानी थी उसने मुझे पूरी और बर्फ़ी खिलाई थी। उसको तो बहुत साल हो गए, तुम छोटे थे बेटा, उस टाइम की बात है, बहुत साल हो गए उसको। वो शायद ना अपने घर वालों से जलती थी, हो सकता है उसने कुछ ना कुछ करी होगी। तो माधव पापा बोलते हैं, आपने पहले क्यों नहीं ये सारी चीज़ें बताया? आपको पहले बताना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। लेकिन इनको कहाँ से पता रहा होगा कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है? हाँ, दादी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता था बीमारी है, मुझे 2 दिन पे लूज मोशन हर 3 दिन पे हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है, मेरा वहम होगा, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन ये जो बोल रहे हैं, हो सकता है ऐसा। बाबा जी बोलते हैं कि आज रात है आपके पास, आज अमावस्या की रात है, सबसे टफ और सबसे मुसीबत भरा रात। अगर आज की रात आपने निकाल लिया ना तो दादी जी शायद ठीक हो सकती हैं। लेकिन आज इतना मुसीबत भरा रात आपका होने वाला है कि आप रात भर सो नहीं पाएंगे, क्योंकि रात भर वो बेचैन रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ झाड़ फूक करने, ठीक करने की, लेकिन मैं कितने हद तक अभी कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। सुबह के टाइम में मैं कुछ बाबा जी लोगों को लेके आऊँगा, पूजा पाठ की सामग्री सब कुछ लेके आऊँगा, उसके बाद मैं कुछ कर पाऊँगा, ऐसा बाबा जी बोलते हैं। वो चले जाते हैं ऐसा बोल के। अब ये लोग घबरा गए कि करे तो करे क्या, किसी के मुंह से एक निवाला नहीं अंदर जा रहा है, खाना पीना कैसे थोड़ा थोड़ा खाते हैं और पूरे टाइम सबके सब दादी के पास ही बैठे हुए हैं कि दादी को कुछ हो ना जाए, आज की रात बहुत टफ होने वाली है, कुछ हो ना जाए। पूरे टाइम जैसे ही रात के 12 बजता है वैसे ही दादी की हरकतें चालू, अजीब सा पॉजेस हो रही हैं, अजीब सा चीख रही, चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं, वो आ गए हैं, वो आ रहे हैं, देखो खड़े हैं वहाँ पे, अजीब सा देख रहे हैं, मुझे मार डालेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो आ गए। दादी पूरी रात चिल्लाई हैं, पूरी रात उनको कुछ खौफनाक चीज़ें दिखाई दे रही थी जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा सा पूरी रात बोल रही थी। जैसे सुबह के 5 बजे का टाइम होता है, दादी राम 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 ऐसा बोलने लगती है। सब लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्यों दादी बोल रही हैं, क्योंकि जब भी किसी का आखिरी टाइम चलता है वो राम राम बोलता ज़रूर है। जब भी इंसान का आखिरी टाइम चलता है वो भगवान को ज़रूर याद करता है। जिनके कर्म अच्छे हैं, जो अच्छे हैं, और जिनको समझ में नहीं आता है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, भगवान का नाम भूल जाते हैं आखिरी टाइम पे। लेकिन दादी आखिरी टाइम पे राम 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 बोल रही हैं। अब पापा मम्मी परेशान, अब इनको लगा कि उनकी आँख में पलटने से हो रही है, उनकी शरीर की हरकतें कम हो गई हैं। ये लोग उठाते हैं गाड़ी और इनको फटाक से सायन हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं, जहाँ पे पहले ट्रीटमेंट चालू था। वहाँ पर सायन हॉस्पिटल लेके पहुँचते तो हैं, लेकिन डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये नहीं रही, इनकी मृत्यु हो गई है। डॉक्टर बोल देते हैं साफ साफ। अब दादी के शरीर को घर पे लाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन ये सिलसिला था यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। जैसे दादी का अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, उसके बाद अचानक से जो माधव के पापा है और मम्मी, उन दोनों के साथ कुछ कुछ हरकतें होने लगी। वो दोनों परेशान होने लगे, उनको कुछ दिखाई देने लगा, अनईजी फील होने लगा, अजीबोगरीब उनके साथ कुछ कुछ होने लगा। अब ये लोग समझ गए कि हम ऐसे नहीं बच पाएंगे। वो जो बाबा जी थे उनको फ़ोन करते हैं, उनको बुलाते हैं और बाबा जी को सब कुछ बताते हैं। बाबा जी बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो और दूसरे घर में ही मैं पूजा पाठ कराऊंगा, यहाँ पर नहीं। मतलब पूरा घर नेगेटिविटी वाला हो गया था। हाँ, क्योंकि वो आत्माएं आज से बहुत साल पहले से, लगभग 35-40 साल, पता नहीं कितने साल पहले से इस घर में रह रही हैं। इतनी आसानी से इस घर को तो नहीं छोड़ सकती। छोड़ दो इस घर को, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तब माधव के मम्मी पापा, उसके भाई बहन जो भी थे, वो सब लोग आंबेवली में शिफ्ट होते हैं
और अभी वो लोग आंबेवली में ही रह रहे हैं। वहाँ पर बाबा जी ने पूजा पाठ कराया, सब कुछ अनुष्ठान कराया, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में अभी ठीक है। फाइनली ठीक तो हो गया कम से कम सब कुछ। इतना कुछ खतरनाक इन लोगों के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पे एक जान चली गई। लेकिन फिर भी उनकी तो उम्र भी हो गई थी, उन्होंने बहुत दुनिया भी देख लिए थे। लेकिन आने वाली पीढ़ी का क्या होता? बच्चे बड़े हो रहे थे, घर पे और भी सारे लोग थे, आगे पीढ़ियाँ और बढ़ती, और ऐसे निगेटिव जगह पर रहना बिल्कुल भी सही डिसीज़न नहीं होता। अच्छा हुआ एंड टाइम पर पंडित जी ने एक अच्छा सुझाव दिए और इन लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद माधव ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा है, एक बहुत अच्छी सीख है, एक अलग लेवल का मनोरंजन मिल गया। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।